उतनी शक्ति हमें देना दाता। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया हो? थम्स अप दिखा दो एक बार। हाँ जी सर, बढ़िया है सर। चलो यस बहुत सर। बढ़िया, वेरी गुड। सर आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ जी, बहुत। चलो एक बार फटाफट से मैं बच्चे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद फिर अपनी स्टार्ट करते हैं रिवीजन। आज मैंने आपको मेरे ख्याल से 4 चैप्टर दिए थे ना। सैलरी, हाउस हाँ प्रॉपर्टी, जी। कैपिटल गेन और अदर सोर्स। यस यस सर। सर। यस सर। गुड। चलो जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो, आज तो अभी तक तो कम बच्चे ही आए हैं। स्टार्ट करते हैं फिर अपना रिवीजन, ठीक है जी। बीच गुड बीच मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। किसी की ऑडियो ऑन है, प्लीज बंद कर लो जी। डिम्पल, जय माता दी सर, जय माता दी, जय माता दी। सर वंदिता, आप दिख नहीं गुड रहे। मॉर्निंग। यार मैं दिख नहीं रहा। यस सर। मेरी फोटो नहीं आ रही। नो सर। नो सर। ये क्या प्रॉब्लम हो गई? सर आ रही है। अब आ रही है? अब मैं विजिबल हूँ? नो सर, वाइट वाइट आ रहा सर, बस खाली। वंदिता कह रही है आ रही है। देवजानी घोष आ रही है। आकाश विजिबल है। यार मेरी फोटो सर आ रही होगी विजुअल सर नालायको। आ रहे हैं। आ रही है सर। हाँ आ रही है ना। ये आकाश अपना फोन चेंज करो, नालायक। ये सर आ गई आ गई आ गई सर। चलो जी, चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। एक बार अपनी फटाफट से एक बार अपनी ऑडियो चेक कर लो कि म्यूट होनी चाहिए बस, ठीक है। फिर मैं 1 बाय 1 बच्चों को बुलाता हूँ और अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो अपने आप पहले खुद बताना चाहता हो? एक बार कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बता दो जी, जो कहता रही रिवीजन मुझसे स्टार्ट की जाए आज। कोई बच्चा खुद रिवीजन करवाना चाहता हो? साकेत, आकाश, वंदिता, 3 बच्चे कह रहे हैं सर स्टार्टिंग हमसे कर ली जाए। गुड। श्रेया, डिम्पल, ओ माय गॉड, निकिता। चलो जी, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। श्रेया, श्रेया अपनी ऑडियो वहां से अनम्यूट कर दो। यस सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? कैसे? सर बिल्कुल बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। रिवीजन करके आए हो फिर अच्छे से? यस सर। चलो बताओ किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछो, जो आप बोलोगे उसमें से क्वेश्चन पूछ लूंगा। सर आपका जिससे मैंने आप पूछ सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलो मेरे को ये बताओ, कैपिटल गेन में ना एक हमने सेक्शन 50C किया था, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला कुछ है। यस सर। तो उसको एक्सप्लेन कर दो कि सेक्शन 50C में क्या लिखा हुआ है। सर 50C में अगर मेरी सेल मतलब सेल जो है एक्चुअल सेल वो 105% से अगर उसका स्टैम्प वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब स्टैम्प वैल्यू होगा। अगर अगर सेल प्राइस मेरी कम है तो मेरी सेल प्राइस बनेगी।
अच्छा एक बात, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मान लो एक मैंने बिल्डिंग सेल की है, उसका सेल प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए है, यस और सर। उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 2,08,000 पे है। तो यस इस सर, तो केस में 2 लाख सेल प्राइस मेरा क्या बनेगा? सेल प्राइस बनेगी सर, 2 लाख बनेगा बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो यहाँ 2,08,000 है। सर। बट 105% से वो कम है, 2,10,000 होती तो फिर स्टैम्प वैल्यू बनती। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि स्टैम्प ड्यूटी ना कई बार हमें 2 दिन की दी होती है, एक तो एग्रीमेंट के भी दिन की दी होती है और एक हमें ना रजिस्ट्रेशन के दिन की भी दी होती है, तो फिर हमें कौन सी स्टैम्प ड्यूटी को बेस बनाना होता है? सर एग्रीमेंट के दिन की, अगर कुछ पैसा पहले दिया हुआ है तो एग्रीमेंट के दिन की लेंगे। कुछ पैसा पहले दिया हो कैसे भी दे सकते हैं, चाहे वो कैश में हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो। यस सर। सोच समझ कैश के, में हो। कैश में हो। यस सर। आकृति, अपनी ऑडियो ऑन करो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, श्रेया को बताओ कि पेमेंट कैसे करनी चाहिए, कैसे भी कर सकते हैं या स्पेसिफिक मोड वहां पे लिखे हुए हैं? सर अगर हम अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं तो और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड मैंने अभी क्लासिफाई किया था अभी अमेंडमेंट क्लास के अंदर, तो एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कौन कौन से आएंगे? सर इलेक्ट्रॉनिक मोड में ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू या और जो भी कि हमारे गूगल गूगल पे अगर इन सब से भी अगर हम करते हैं तो ये भी इंक्लूड होते क्या एनईएफटी आ जाएगी? हैं। एनईएफटी यस सर। आरटीजीएस, यस सर। आईएमपीएस? आईएमपीएस सर इसका मुझे नहीं, नहीं पता। यूपीआई? यूपीआई आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ही है। एक कैपिटल गेन में ना सेक्शन 50B है स्लम सेल का, यस सर। उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर दो कि वो स्लम सेल क्या होता है और उसमें कैपिटल गेन हम कैसे निकालते हैं? सर स्लम सेल में जब जो बिजनेस है हम अपने बिजनेस की पूरी अंडरटेकिंग सेल करते हैं तब हम लोग स्लम सेल निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है अंडरटेकिंग सेल सॉरी सेल वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस एंड माइनस अंडरटेकिंग ऑफ द बिजनेस, और इस पर इंडेक्सेशन नहीं लगता। नेटवर्थ कैसे निकलती है? नेटवर्थ टोटल असेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा इस केस में फिर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे निकालते हैं कि हमारे गेन शॉर्ट टर्म आएंगे या लॉन्ग टर्म आएंगे? सर अगर 36 मंथ से ज़्यादा होते हैं तो हम लॉन्ग टर्म लेते हैं, पर इंडेक्सेशन इस पर अप्लाई नहीं होते। 36 मंथ हम जो चेक करते हैं वो एसेट को चेक करते हैं या अंडरटेकिंग कब बनी और कब वो बिकी वो चेक करते हैं हम? अंडरटेकिंग कब बनी और कब सेल हुई उसको चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आकृति। अगला मेरा क्वेश्चन है जी, डिम्पल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलो हाउस प्रॉपर्टी का मुझे थोड़ा बहुत बता दो। हाउस प्रॉपर्टी में जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं तो हम जीएवी निकालते हैं कुछ, यस सर। उस जीएवी निकालने का तरीका क्या होता है? सर जीएबी निकालने के लिए हम सबसे पहले एफएमबी, फेयर रेंटल वैल्यू, एफआरवी और एमबी विच एवर इज हायर देखेंगे। फिर जो आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। फिर उसके बाद जो आएगा उसको एस्टिमेटेड रेंट कहते हैं। एस्टिमेटेड रेंट और एक्चुअल रेंट उन दोनों को एस्टिमेटेड कंपेयर रेंट करेंगे। कहते हैं या एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं? सॉरी सर, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर वो आ जाएगा। अब उसमें सर इसमें हम देखेंगे जो हायर आता है वो आएगा। अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा आ रहा है, पर उसमें हम रीजन देखेंगे। अगर वैकेंसी की वजह से है तो हमारा आएगा एक्चुअल रेंट आएगा, और अगर अदर देन वैकेंसी है तो हमारा ये आएगा एक्सपेक्टेड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अंजी, नाम लिखा हुआ है थैंक यू सर। अंजी दोबे। हाँ हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अपना माइक ऑन करो। अभी आपकी ऑडियो ना वहां से म्यूट है। चलो इतने, मैं दूसरे बच्चे को बुलाता हूँ। देवजानी,
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जब हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल जाती है तो उसके बाद फिर हम नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं, तो नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलने के बाद हाँ उसमें से सर म्यूनिसिपल टैक्स जो है उसको डिडक्शन करना पड़ता है, और म्यूनिसिपल टैक्स जो ओनर पे करते हैं उसी को हम डिडक्ट करते हैं। टेनेंट अगर पेमेंट करते हैं तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन इसी में से है, जैसे मान लो हमें ना इनकम निकालनी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालो मिस्टर एक्स की प्रीवियस या 1920 की, और उसने आपको ये बोल दिया कि इस साल के म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख पे किए, पिछले साल के 1 लाख म्युनिसिपल टैक्स वो भी इस साल पे कर दिए, और अगले साल के म्युनिसिपल टैक्स 50,000 वो भी आपने इस साल पे कर दिए, मतलब इस साल आपने टोटल पेमेंट की है 2.5 लाख, जिसमें से 1 लाख रुपए इस साल के हैं, 1 लाख रुपए पिछले साल के, और 50,000 जो है वो अगले साल के हैं। तो जो आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे वो कितने माइनस करोगे? टोटल 2,50,000 ना सर, क्योंकि इस साल का भी आता है, नेक्स्ट किसी भी साल का जिस साल पेमेंट होता है उसी साल में डिडक्शन क्लेम होता है। ठीक है। अच्छा, क्या म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा होने से, अगर मान लो जीएवी मेरी कम है और म्युनिसिपल टैक्स मेरे ज्यादा हैं, तो क्या एनएवी मेरी नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपकी जीएवी 2 लाख है और म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया वो 2.5 लाख है, तो क्या मेरी एनएवी नील आएगी या एनएवी 50,000 माइनस हो जाएगी? नहीं, जितना सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उतने तक का ही हम डिडक्ट करेंगे ना। मतलब एनएवी माइनस नहीं होती? अभी नहीं होता है, बट वो तो उस केस में ना सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी की केस में ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि एनएवी कैन बी नेगेटिव और कैन नॉट बी नेगेटिव, सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो मैटर अलग है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 100% क्वेश्चन बनेगा, उसमें दिया होगा जीएबी 2 लाख है और म्युनिसिपल टैक्स पे किया वो 2.5 लाख रुपए हैं, इसमें एनएवी कितनी आएगी? 4 ऑप्शन दिए होंगे, एनएवी नील आएगी, 50,000 माइनस आएगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं सर, नेगेटिव म्यूनिसिपल टैक्स तो उतना ही होगा ना जितना ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, उससे ज्यादा। उससे ज्यादा हो सकता है ना, क्या पता मैंने पिछले सालों के और अगले सालों के कंबाइन मैंने पे कर दी हूं, तो क्या पता म्युनिसिपल टैक्स मैंने ज्यादा पे कर दी हूं। हाँ मतलब सारे साल का एक साल में तो डिडक्शन मिल जाता है, पर वो ये आप थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए ना, मुझे लगता है जीएवी तक ही मिलेगा। नहीं, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, एनएवी कैन बी नेगेटिव, एनएवी नेगेटिव भी हो सकती है। इट मींस अगर आपके म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा है और जीएवी आपकी कम है, तो ध्यान रखना सारे के सारे बच्चे एनएवी कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना? तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आंसर आएगा, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है देवजानी? अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था। हाँ जी, मतलब आप और कुछ नहीं पूछोगे ना, तो हम पूछे? हाँ हाँ पूछो। सर वो एक्चुअली कैपिटल गेन से एक मतलब कंफ्यूजन हो रहा था। मतलब एक सेक्शन है ना, जो एक सेक्शन में आता है 45 सबसेक्शन 5 जो कंपलसरी एक्विजिशन का होता है। तो उसमें अगर कंपलसरी एक्विजिशन बिल्डिंग हो या किसी का भी हो, तो उसमें हम सेल कंसिडरेशन तो कंपलसरी वही एक्विजिशन का अमाउंट लेते हैं ना जो हमें मिलता है एज ए कंपेंसेशन जी। तो क्वेश्चन ये था कि सर मतलब मान लो किसी बिल्डिंग को कंपलसरी एक्विजिशन किया गया है और उस बिल्डिंग का जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दिया गया है, जो कि मेरा कंपलसरी मतलब जो कंपनसेशन मिला है उससे ऑब्वियसली ज्यादा है 105% से। तो उस केस में तो सर 50C अप्लाई करूं या नहीं नहीं, उस केस में 50C एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, उस केस में मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को या सेल कंसिडरेशन मतलब करके फिर करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ओके जी। और एक था सर। हाँ जी। और एक पूछ रहा था, मतलब सैलरी में जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ प्रोविडेंट फंड का सर। तो उसमें से आरपीएफ हो तो उसमें तो सर एम्प्लॉय का पहले टैक्सेबल होता है, देन 80C का डिडक्शन मिलता है ना? जी जी। तो अगर मैं सैलरी का मुझे अगर एग्जाम में ये पूछे कि सैलरी का टोटल इनकम क्या है, तो उसमें मैं ऑब्वियसली एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट किया है वही मेरे लिए बेनिफिट है, तो एज ए परक्विजिट उसको टैक्सेबल करूंगी। और अगर मुझसे ये पूछे कि सर टोटल इनकम, तो फिर क्या मैं अदर सोर्स का इनकम में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी शो करूंगी? नहीं नहीं, अगर वो आपसे टोटल इनकम मांग रहा है तो आरपीएफ में तो अदर सोर्स में तो कुछ जाता ही नहीं ना, वो तो यूआरपीएफ में एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जाता है। हाँ मतलब मैं बोल रही हूँ सर
वो बोलते हैं ना कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके हक में टैक्सेबल होता है, देन एलटीसी का जो है डिडक्शन। हाँ, तो हमें तो जब टोटल इनकम की बात करेगा ना, तो पहले तो वो हमें ऐड करके दिखाना है, वो टैक्सेबल करके दिखाना है, और देन फिर बाद में हमें 80C की हमें डिडक्शन माइनस करने के बाद फिर जो टोटल इनकम आएगी वो हमें शो करके दिखानी है। हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ सर, जब मैं ऐड करूंगी प्रोविडेंट फंड का, क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का ऐड करूँ या सिर्फ एम्प्लॉयर का? नहीं, एम्प्लॉय का तो ऑलरेडी बेसिक सैलरी में ऐड होगा ना, उसको तो हमें दोबारा ऐड करना ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बात है। ठीक है, सर। हाँ हाँ हाँ। ओके जी। ये नालायक साकेत कह रहे हैं सैलरी कैन नोट बी नेगेटिव। नालायक, सैलरी की बात नहीं चल रही, एनएबी की बात चल रही है। नींद आ गई थी क्या आपको नहीं साकेत? सर, ऐसे ही बोला। हाँ, अच्छा, ये बालाजी बच्चा बार बार अपना नाम लिख रहा है। बालाजी कहाँ पे हो आप? बच्चा कह रहा है मुझसे पूछ लो। बालाजी कहाँ है? बालाजी गुप्ता आ जाओ सामने। गुड मॉर्निंग, जय बालाजी। क्या? ये वीडियो सर सीएमए फाइनल के लिए बेनिफिशियल रहेगी सर? अच्छा, आप सीएमए फाइनल के लिए कह रहे हो, इसलिए आप बार बार नाम लिख रहे हो? यस सर। अच्छा, हाँ, वैसे आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टैक्स तो सब में ही सेम है। ठीक है बालाजी, चलो जी, अगला मेरा क्वेश्चन है अपूर्व। अपूर्व, हेलो सर। हेलो जी, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है सर। चलो, बहुत बढ़िया। मेरे को ये बताओ यार, सैलरी में ना एक आपने किया होगा कि अगर एम्प्लॉय को मूवेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर करता है तो उस केस में परक्यूजिट कुछ निकल के आता है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट करते हो आप? सर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो उसके केस में अगर लैपटॉप मोबाइल या फिर कार लैपटॉप मोबाइल या फिर कंप्यूटर ट्रांसफर किया है तो उसके केस में आएगा, उसके केस में परक्यूजिट नील आएगा। और अगर कार ट्रांसफर करते हो तो उसके केस में एक बार दोबारा बोलना। लैपटॉप किसमें? लैपटॉप कंप्यूटर उसमें नील आएगा? सॉरी सॉरी सर, ट्रांसफर यूज नहीं, ट्रांसफर ट्रांसफर हाँ 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 हाँ, ट्रांसफर। हाँ, ट्रांसफर के केस में उसका 50% डिप्रिसिएशन और WDV के बेसिस पे। ठीक है, और कार के केस में आएगा 20% WDV मेथड। ठीक है। और एक कोई तो था, अदर वाले केस में कितना आएगा? अदर वाले केस में आएगा 10% SLM बेसिस पे। ठीक है, तो क्या हमें और पार्ट कंसीडर कर रहे हैं? कंप्लीट ईयर ही लेना है हमें? कंप्लीटेड ईयर्स, कंप्लीटेड ईयर्स। बहुत बढ़िया। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो उस केस में परक्यूजिट कैसे बनता है? सर उसमें अप टू 1,50,000 अगर होगा तो कोई टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मोर देन 1,50,000 अगर है तो आपको वो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल परक्यूजिट्स। टैक्सेबल सारा होगा या एक्सेस वैल्यू होगा? एक्सेस वैल्यू, एक्सेस वैल्यू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है वंदिता। वंदिता, यस सर, गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट करते हो आप सैलरी में? सर लोन वाले केस में सर, अगर लोन का अमाउंट अप टू 20,000 है, मतलब जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है अप टू 20,000 की बची है, या फिर लोन का अमाउंट ही 20,000 तक है, तो उस केस में तो मतलब कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, और बाकी जो भी अगर इससे ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल कितना होगा वही तो पूछ रहा हूँ। एक्सेस पोर्शन। नहीं 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 नहीं, मतलब उसमें जैसे मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए का लोन दिया है, तो इंटरेस्ट रेट हम कौन सा लेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, किस बैंक से करेंगे? सर SBI का इंटरेस्ट रेट लेंगे ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल किस साल की? असेसमेंट ईयर की या प्रीवियस ईयर की? 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है। अच्छा, अगर वो लोन स्पेसिफाइड डिसीज के लिए तो भी हम टैक्सेबल कर दें? नहीं, तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और गिफ्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है सैलरी में, ये भी बता दो एक बार।
सैलरी में सर अगर उसने मनी में गिफ्ट किया, मतलब मनी फॉर्म में गिफ्ट है, तो कितना भी गिफ्ट है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। और अगर काइंड में गिफ्ट किया है तो अप टू 5,000 तो नॉन टैक्सेबल होगा, और इन एक्सेस ऑफ 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है निकिता। निकिता, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इंडियन कंपनी से किसी इंडिविजुअल को डिविडेंड मिलता है तो उस डिविडेंड का ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? सर। ये अदर सोर्स का है ना हाँ जी। सर? जो अदर सोर्स में होता है जो 20.55% होता है, उसको हम लोग है ना टैक्सेबल करते हैं कंपनी के हाथ में। कंपनी लोग ही करके देती है, सीडीटी काट के देती है ठीक शेयर है। होल्डर्स को डिविडेंड। और अगर 10% से ज्यादा होता है तो शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मतलब वो टैक्सेबल होता है। 10% से ज्यादा या 10 लाख से ज्यादा? सॉरी 10 लाख से ज्यादा। sorry, ठीक sir. है। उसमें 10% काटना रहता है। 10% काटना रहता है, 10% देना होता है? देना होता है। किसको, कंपनी को या इंडिविजुअल को? इंडिविजुअल को। और अगर पहले मान, कंपनी काट के देगा, हाँ, कंपनी काट के देगा शेयर होल्डर्स को। फिर अगर 10 लाख से ज्यादा है तो फिर शेयर होल्डर्स को भी काट के देना होगा। चलो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया भी एक इंडियन कंपनी ने एक इंडिविजुअल को डिविडेंड दिया 15 लाख रुपए का। तो ये बता दो कंपनी के हाथ में कितना डिविडेंड टैक्सेबल करेंगे और किस रेट से करेंगे, और इंडिविजुअल के हाथ में कितना डिविडेंड टैक्सेबल होगा और किस रेट से होगा? सर कंपनी के हाथ में 10 लाख तक कहना होगा। 10 लाख होगा, पूरा 15 लाख नहीं होगा? तो 10 लाख होगा ना। कंपनी सीडीटी 15 लाख पर काटेगी या 10 लाख तक काटेगी? 15 लाख तक तो एग्जाम्प्ट होगा। मेरा क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनो, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे नोनू। मेरा क्वेश्चन ये है, रिलायंस कंपनी ने एक अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया 15 लाख रुपए का। तो रिलायंस कंपनी जब सीडीटी काटेगी तो वो कितनी वैल्यू पर काटेगी, और जब वो शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा तो वो कितनी वैल्यू पर करेगा? 15 लाख पे ही करें। 15 लाख पे कंपनी काटेगी सीडीटी। और इंडिविजुअल नहीं काटेगा। तो इंडिविजुअल कितने पे टैक्स पे करेगा फिर? इंडिविजुअल 5 लाख पे करेगा। किस रेट से? 10% के रेट से। सेस लगेगा नहीं लगेगा? तो उसमें तो आइडिया 20.55%। नहीं, इंडिविजुअल के हाथ में आपने जो 10% बोला, तो क्या वो सेस ऐड करेगा नहीं करेगा? करेगा 4%। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। मेरा अगला क्वेश्चन आयुष आपसे है। आयुष। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? जी अच्छा है सर। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जी सर। ब्रेकफास्ट कर लिया आज? जी सर कर लिया। क्या खाया आज? आज तो मैंने पार्ले जी और चाय खाया। पार्ले जी और चाय खाया? पार्ले जी खाया समझ में आ रही है, चाय कैसे खाया है? मतलब चाय पिया सर। अच्छा, चाय पी है यार। क्या मतलब सुबह सुबह तो आलू के पराठे खाने चाहिए थे अच्छे अच्छे। जी सर थोड़ा काम था सुबह तो। अच्छा चलो, पार्ले जी मतलब आप सब खाते हैं? मुझे लगता था मैं ही खाता हूँ बस। नहीं सर मैं भी खाता हूँ। अच्छा, आप भी खाते हैं? चलो, फिर तो बहुत बढ़िया। चलो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अदर सोर्स में अगर मान लो किसी को मनी की फॉर्म में गिफ्ट मिलता है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम? जी सर अगर वो गिफ्ट मिलते हैं 50,000 तक के तो वो तो हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं, और 50,000 से ज्यादा मिलते हैं तो वो हमारे हैंड में टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल एक्सेस वैल्यू होता है सारी वैल्यू? एक्सेस वैल्यू सर। एक्सेस वैल्यू है सारी वैल्यू? 50,000 से ज्यादा एक्सेस वैल्यू सर। एक्सेस वैल्यू है सारी वैल्यू? 50,000 से ज्यादा, एक मिनट सर, तो सारी 50 सारी वैल्यू सर। सारी वैल्यू, हाँ आप सही बोला ना आपने। चलो अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, मेरे भाई ने मुझे 1 लाख रुपए का चेक गिफ्ट किया तो 1 लाख रुपए टैक्सेबल कर दूं अपने हाथ में? सॉरी सर फिर से।
मेरे ब्रदर ने मुझे 1 लाख का चेक गिफ्ट किया तो मेरे हाथ में कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी? सर अगर एग्रीगेट एफएमवी हमारे 50,000 से ज्यादा है तो 100% टैक्सेबल होगी। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनो। मेरे ब्रदर क्वेश्चन ने में मेरे ब्रदर ने मुझे 1 लाख का चेक गिफ्ट किया तो मेरे हाथ Yes, में sir. कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी? तो 100% वैल्यू टैक्सेबल होगी सर। अच्छा, मतलब ब्रदर की भी टैक्सेबल कर दूं मैं? नहीं नहीं नहीं, आपके हाथ में जो इनकम होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। मनी फॉर्म में सर गिफ्ट रिसीव हुई है तो हमारा 50,000 से ज्यादा है तो 100% वैल्यू टैक्सेबल है। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे। ब्रदर क्या रिलेटिव में कवर होंगे नहीं होंगे? ब्रदर यस सर, रिलेटिव में कवर होंगे। रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है? रिलेटिव से मिलने वाला तो एग्जाम्प्ट है। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनो। मेरे ब्रदर ने मुझे 1 लाख रुपए का चेक गिफ्ट किया, मेरे हाथ में कितनी वैल्यू टैक्सेबल है? तो अगर सर रिलेटिव से मिल रहा है तो नॉन टैक्सेबल है सर। नालायक, मैं कह रहा हूं मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो एग्जाम्प्ट है सर, एग्जाम्प्ट हाँ है। तो ये बोलो ना। एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है, हाँ, सॉरी सर, बच्चा exempt है। रट के बैठा है। बच्चा कह रहा है बस मैंने रिलेटिव रटा हुआ है, मैं क्वेश्चन देखूंगा। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है। मेरे बोलिए। पापा ने मुझे 5 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट की है, मेरे हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी होगी? सर आपके पापा ने गाड़ी गिफ्ट की है और 5 लाख, तो एफ टैक्स एग्जाम्प्ट है सर। पापा भी तो हमारे रिलेटिव में आ गए। अच्छा, एग्जम्प्ट इसलिए है कि पापा रिलेटिव में आ रहे हैं, या एग्जम्प्ट इसलिए है कि गाड़ी डेफिनेशन में कवर नहीं होती प्रॉपर्टी की? सर गाड़ी तो डेफिनेशन में प्रॉपर्टी में कवर नहीं होती, इसलिए एग्जाम्प्ट है। तो मतलब देखो, दो चीजें हैं, पापा रिलेटिव में है, गाड़ी प्रॉपर्टी से हाँ। बाहर है। तो रीजन क्या एग्जम्प्ट होने का? कि पापा सर रिलेटिव में है इसलिए, या गाड़ी प्रॉपर्टी में कवर नहीं है इसलिए? सर दोनों रीजन यहाँ पे, पापा रिलेटिव में है और गाड़ी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कवर नहीं हो पा रहा है, इसलिए एग्जाम्प्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आयुष। चलो मेरा अगला क्वेश्चन है आकाश। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सही है सर। सही है। हाँ जी सर। ब्रेकफास्ट कर लिया? सर अभी नहीं करा। अभी नहीं किया? नालायक, 11 बज गए हैं। कितने बजे उठे थे? सर 9:30 बजे। 9:30 बजे? रात को क्या करते हो? कुछ नहीं। तो 5:30 बजे उठा करो नालायक। इतनी लेट उठने का क्या मतलब है? चलो मेरे को क्वेश्चन का आंसर दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट करोगे आप? सर इसमें ये देखा जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में सर 50,000 की लिमिट है। 50,000 से अगर कम होगी वैल्यू तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और 50,000 से ज्यादा होगी तो पूरी वैल्यू टैक्सेबल होगी। मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनना। हाँ जी। मुझे एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट मिली है किसी स्टूडेंट से, यस सर। ठीक है, और उसने मुझे गोल्ड की रिंग गिफ्ट दी, उसकी वैल्यू 40,000 है। यस सर। और मेरे एक स्टूडेंट दूसरे ने मुझे ड्राइंग बना के गिफ्ट की और उसकी वैल्यू भी 40,000 है। यस सर। तो क्या मेरे हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल होगा? ड्राइंग और गोल्ड रिंग, यस सर हो जाएगा। बट दोनों की वैल्यू तो 50,000 से कम है। सर तो इसका सर वो ये दोनों चेक करेंगे। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है ना। हाँ। तो सर ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर है। तो सर ड्राइंग की वैल्यू 40,000 है और गोल्ड की वैल्यू 40,000 है, तो सर पूरा एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब एग्रीगेट वैल्यू चेक करेंगे। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आकाश। मेरा अगला क्वेश्चन है रेखा। हाँ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। बढ़िया हो। चलो इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? नहीं सर, वो थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो मेरा क्वेश्चन किस साइड से पूछूं? सैलरी से पूछ लूं क्वेश्चन? हाँ सर ठीक है। चलो सैलरी से पूछ लेता हूँ। सैलरी मतलब आपको आता है तो मतलब सैलरी से ना पूछूं, ओके। तो हाउस प्रॉपर्टी से पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा एक बात मुझे सोच के बताना, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर हाउस होता है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 प्रॉपर्टीज है तो वो एग्जेम्प्ट है। एग्जाम्प्ट का मतलब कि टैक्स ही नहीं है या जीएवी नील लेनी है?
सर जीएवी नहीं लेनी है। ठीक है, तो क्या उस केस में कुछ इनकम आ सकती है? हाँ सर। इनकम आ सकती है, लॉस आ सकता है? नहीं, लॉस आ सकता है, इंटरेस्ट। लॉस कैसे आएगा? कौन सी डिडक्शन मिलेगी? सर इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट की कितनी तक मिलेगी? 30,000। और वो 2 लाख इफ कंस्ट्रक्शन किया है या परचेज किया है प्रॉपर्टी 1419 से, एक मिनट सर, और कंप्लीट किया है 5 इयर्स के विद इन तो मिलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। पीछे बच्चा रो रहा है, पहले उसको चुप कराओ। सॉरी सर। हाँ, वो देखो कह रहा मम्मी पहले को आप मतलब कौन है पीछे? नहीं सर, वो सर। अच्छा चलो, उसको चुप कराओ, बेचारा रो रहा है, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, आलू प्याज के पराठे खिलाओ उसको। चलो ठीक है, वेरी गुड रेखा। थैंक यू। लो जी, मेरा अगला क्वेश्चन फिर है। अगला क्वेश्चन किससे पूछूं? आकांक्षा जी, यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा आकांक्षा, मेरे को ये बताओ, रेखा ने ना अभी ये बताया था कि 2 लाख रुपए की हमें डिडक्शन मिल जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 2 लाख रुपए की हमें डिडक्शन मिलती है, तो क्या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर के अंदर मिलती है या लेट आउट के अंदर मिलती है, या किस चीज में मिलती है वो 2 लाख रुपए का बेनिफिट हमें? वाले में लेट आउट में तो कोई एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है, उसमें जितना भी इंटरेस्ट आएगा मतलब पूरा मतलब इसमें पूरी एग्जाम्पशन मिल जाती है। जैसे इसमें कोई 30,000 ना 2 लाख की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख की 30,000 की तभी मिलेगी, नहीं 2 लाख की तभी मिलेगी जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। ठीक है। अगर एक सेकेंड, लोन लिया है परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए। ठीक है आकांक्षा, देख के नहीं बताना, देख के तो नहीं बता रहे ना? देख के नहीं बता रहे। हाँ ठीक है। नो सर। हाँ बोलो। और सेकंड कंडीशन ये थी, लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले, नहीं उसके बाद का है। और थर्ड कंडीशन याद नहीं आ रही मुझे। थर्ड कंडीशन 5 साल में कंस्ट्रक्शन और परचेज कंप्लीट कर लियो। ठीक है चलो, मेरा अगला, वेरी गुड आकांक्षा, मेरा अगला क्वेश्चन समर से है। समर डोन, ये डोन कहाँ से आ गया ना, लाइक डोन को पकड़ना तो मुश्किल ही नहीं, क्या कहते हैं वो डायलॉग कौन सा है? नामुमकिन है। हाँ ये ना, ओ माय गॉड, समर डोन, डोन को मेरे सामने लाया जाए। कहाँ है नालायक बच्चा, भाग गया। पकड़ना पड़ेगा। समर, ये बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख रहा है नहीं सर मैं नहीं आऊंगा। क्या हुआ? नहीं पकड़ा रहे पुलिस को, टेंशन मत लो, जल्दी आओ फटाफट से, क्वेश्चन पूछना है मुझे। बच्चा कह रहा है सॉरी। ओ माय गॉड, बच्चा शर्मा रहा है। चलो कोई और बच्चा जिससे, शालिनी यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, और सारे बच्चे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मेरा क्वेश्चन ये, एक पर्सन के पास ना 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हैं। जी सर। पहला तो मुझे एक्सप्लेन करो, क्या दोनों की जीएवी नील मान सकता हूं या दोनों में से एक घर की माननी पड़ेगी? दोनों की मान सकते हैं आप, 2 घर के लिए ऑप्शन है। ठीक है बहुत बढ़िया, चलो ये क्लियर हो गया। मेरा मेन क्वेश्चन ये है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना कि 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हैं, दोनों की आप जीएवी नील ले लोगे, ये सब बच्चों को पता है, उन्होंने खुद ही बता दिया। उसने ये बोला कि सबसे पहले घर जिसकी जीएवी आपने नील मानी ना, उसके लिए आपने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट आपने पे किया 1,40,000। और दूसरे घर के लिए भी आपने लोन लिया था, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी जीएवी भी आपने नील मानी है, उसके लिए जो लोन लिया उस पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया, उस पे इंटरेस्ट पे किया 80,000। तो मतलब 140 पहले घर पे किया, दूसरे घर पे 80,000 का इंटरेस्ट पे किया, तो टोटल डिडक्शन मुझे 24B में कितनी मिलेगी? क्वेश्चन उसने ये पूछ लिया। सर 2 लाख की मिलेगी टोटल। बट 2 लाख की तो हर घर के लिए नहीं है सर, उसमें 3 कंडीशन चेक करी जाती है, फिर वो फुलफिल होगी तो फिर 2 लाख की मिल जाएगी। नहीं दोनों को मिला के। अच्छा, मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि 2 लाख रुपए की एग्रीगेट लिमिट हम चेक करेंगे या अलग अलग घर की चेक करेंगे?
अलग अलग चेक नहीं करेंगे, दोनों का एग्रीगेट करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। चलो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ही है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना कि आपको अनरिलाइज रेंट की रिकवरी हुई या एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी हुई, उस केस में आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? सर उसमें 30% हम माइनस कर देंगे, उसके बाद जो आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला मेरा क्वेश्चन है ज्योति। सर एक और पूछ लीजिए। अच्छा एक और पूछ लूं? जी सर। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा चलो मेरे को ये बताओ फिर, ये सब बच्चे आंसर देंगे जी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक बार लिखना वहां, अगर नोटबुक आपके पास है लिख लो। ज्योति मैं आपसे इसके बाद पूछता हूं, ठीक है? अपना माइक एक बार अपना म्यूट कर लेना। मेरा क्वेश्चन ये है, FRV आपको दिया हुआ है 4 लाख, लिख लेना ध्यान से। FRV 4 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू 3.5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट है 3,80,000 और एक्चुअल रेंट जो है, एक्चुअल रेंट है 4,20,000। सर रिपीट करना प्लीज। रिपीट करूं? मेरे ख्याल से मैंने FRV बोला है 3.5 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू बोला है मैंने, नहीं नहीं FRV। ओके 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 ओके। FRV मैंने बोला 4 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू मैंने बोला 3.5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट मैंने बोला 3,80,000 और एक्चुअल रेंट मैंने बोला 4,20,000। ठीक है? उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 10% है, जिसमें 50% ओनर ने पे की है और 50% टेनेंट ने पे की है। मुझे बस ये बता दो, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि म्युनिसिपल टैक्स की कितनी डिडक्शन माइनस की जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हुए? फटाफट से बताओ जी। वंदिता 35,000, 17,500। ये नालायक ओनली 50% नहीं, मुझे अमाउंट बताओ, अमाउंट अमाउंट, मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए। वंदिता ने बोला 35,000, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं 17,500, 17,500। समर डोन 1750, नालायक। सबने आंसर दिया 17,500। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। अरे 17,500 आपने निकाला कैसे? वो 10% आपने किस वैल्यू का निकाला? जेवी का निकाला या म्युनिसिपल वैल्यू का निकाला? म्युनिसिपल वैल्यू का निकाला और उसके बाद 50% टेनेंट ने पे किए, वो आप माइनस नहीं करोगे, 50% ओनर ने पे किए माइनस कर दोगे, तो 35,000 रुपए का 50% जो बनेगा 17,500 रुपए, वो हम माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया जी, वेरी वेरी गुड, 17,500। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शालिनी। चलो जी, थैंक यू सर। ओके जी। मेरा अगला क्वेश्चन अब है, बस मैं 2-3 क्वेश्चन और पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल दूंगा, उसके आपने मुझे आंसर देने हैं जी, ठीक है? अब मैं, हाँ जी साकेत। हाँ सर मुझे ही पूछ लो। अच्छा आपसे पूछ लूं, चलो आप मुझे ये बताओ यार, आप मुझे किस हेड में से बताओगे? सर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्स में डिविडेंड वाला हो। चलो फिर ऐसा करो, आप मेरे को कैपिटल गेन बता दो। हाँ सर बोलिए, ट्राई करो। ठीक है, चलो कैपिटल गेन में, एक कैपिटल गेन में ना हमने एक चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल एसेट को जिस साल ट्रांसफर करेंगे उसी साल हमें टैक्सेबल करना होता है। हाँ। क्या इस लाइन की कुछ एक्सेप्शन है? हाँ सर 4 एक्सेप्शन है। कौन कौन सी? 45(1) वो अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो गई या फिर जल गई तो वो एक एक्सेप्शन। ठीक है। एसेट अगर मतलब वो कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड होगा तो वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है। और गवर्नमेंट अगर कंपलसरी एक्विजिशन करती है हमारी प्रॉपर्टी को और कॉम्पेंसेशन इंटरिम या फाइनल मिलता है, वो एक एक्सेप्शन। ठीक है। और सर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, मतलब अब किसी के पास घर बनाने के लिए घर बनाने के लिए उसके पास मतलब 2 लोग वो अग्रीमेंट करते हैं ना, जिसमें ये जो कंसिडरेशन हम जिसको पे करते हैं वो ये एग्रीमेंट करता है कि इस घर के मैं इतने फ्लैट बना दूंगा, उसके कुछ पार्ट तुम रख लो और बाकी मैं रख लूं, वो भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, जो कैपिटल गेन का चैप्टर है उसमें ना एक हमने सेक्शन किया था 50CA। हाँ 50CA सर, 50CA तो हाँ मतलब सर वो FMV वो अमाउंट बन जाती है अगर कॉस्ट ज्यादा है तो, मतलब
50D में तो इनडिटर्मिनेट है, 50CA में 50 CA में अगर अनलिस्टेड शेयर हैं उस केस में सेल प्राइस कम है, एफएमवी ज्यादा है, तो फिर हम सेल प्राइस क्या लेते हैं? सर एक्चुअली सेल प्राइस ये तो वो टैक्स प्लानिंग का तरीका होता था, इसीलिए एफएमवी को डीम्ड कॉस्ट माना गया है। बहुत डीम्ड सेल प्राइस माना गया। हाँ, डीम्ड सेल प्राइस माना गया वही। बहुत बढ़िया। और अगर 50D में भी अगर इनडिटर्मिनेट है तो सेम ट्रीटमेंट होगा, एफएमवी माना जाएगा, वहां पे दूसरा कॉस्ट नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डोन साहब का मेरे पास क्वेश्चन आया है कमेंट बॉक्स में, सर एक बार सारे गिफ्ट के बारे में बता दो, एक्सेस टैक्सेबल होगा या होल अमाउंट टैक्सेबल होगा? जब भी आपकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी डोन साहब, तो पूरी वैल्यू हम टैक्सेबल करेंगे, एक्सेस वैल्यू नहीं करेंगे। मतलब अगर मान लो गिफ्ट अगर 1 लाख रुपए का है तो पूरा 1 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। बस वो ये देख लेना कि वो रिलेटिव से ना मिला हो, अगर रिलेटिव से मिलेगा फिर वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अगला मेरा क्वेश्चन है। वंदिता, आपका डाउट है कुछ, आपने कुछ बोला है? यस सर, एक डाउट है सर। आपने कंपेंसेशन के बारे में बताया था, ओरिजिनल और इनहैंस। हाँ। सर कभी कभी क्वेश्चन में उसमें इंटरेस्ट ऑन इनहैंस कंपेंसेशन पूछ लेते हैं, उसका क्या होता है? वो तो अदर सोर्स में जाएगा, अदर सोर्स में होगा। हाँ, और वो सारा अच्छा, टैक्सेबल नहीं होगा, 50% डिडक्शन माइनस करने के बाद टैक्सेबल होगा। अच्छा ओके सर, ठीक है। आकृति, आपका भी कुछ आपने लिखा है, डाउट है? वैसे डाउट आज मुझे वैसे यार डाउट मुझे लेने नहीं है, बट छोटे मोटे अगर इसी टॉपिक में से तो बता दो। हाँ जी आकृति। सर मेरा कैपिटल गेन में है सेक्शन 56(2)(10) जो है, उसमें जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग जैसे अगर रिलेटिव को ट्रांसफर करते हैं तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, और अगर रिलेटिव को ट्रांसफर नहीं करते तो उस केस में हम चेक करते हैं कि एसजीवी सेल प्राइस, तो वो वाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस बेसिस पे चेक की जाती है? वो हमें ना ये देखना पड़ता है कि जब भी हम कॉस्ट लेते हैं ना, हमें ये देखना पड़ता है कि पहली बात रिसीवर के हाथ में गिफ्ट का लो लगा है या नहीं लगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, इधर देखना ध्यान से। ये काफी सारे बच्चों का डाउट हो सकता है जो आकृति ने पूछा है, तो एक मिनट यहाँ पे देख लेना। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलो हाँ सर, इधर देखना ध्यान से। मान लो मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है और ये मान लो मिस्टर जेड है, ठीक है जी। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ना एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की है, और मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है। और मैं ये मान रहा हूं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये 50,000 की प्रॉपर्टी सेल प्राइस है, और इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है ना, मान लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1,20,000, ठीक है। और फिर वाई ने जेड को जब ये प्रॉपर्टी बेची है तो उसका सेल प्राइस है मान लो 1.5 लाख, और इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो मान लो 1,70,000 है। अब प्लीज ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है। अब देखो, अगर एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी बेची, सेल प्राइस 50,000 है, एसडीवी 1,20,000 है। आप सब जानते हो एसडीवी 105% से ज्यादा है, तो एक्स के हाथ में सेल प्राइस क्या बन जाएगा? 1,20,000 बन जाएगा। ये तो क्लियर है। एक्स के हाथ में कैपिटल गेन का चैप्टर लगेगा, 50C यहां पे लग जाएगा। अब आ जाओ मिस्टर वाई के हाथ में। आपने गिफ्ट के लो के अंदर पढ़ा होगा कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में रिसीव की जाती है ना, तो उस केस में गिफ्ट का लो मिस्टर वाई के हाथ में तब लगेगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन तो याद करो, क्लास के अंदर मैंने बताया था कि सेल प्राइस और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस जो है 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है एक्चुअल सेल प्राइस के 105% से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो यहां पे चेक करोगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी 105% से ज्यादा है। तो इट मींस वाई के हाथ में गिफ्ट का लो लग जाएगा और अदर सोर्स की इनकम कितनी बन जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 70,000। तो ये अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी वाई के हाथ में। अच्छा, अब जब वाई जेड को सेल करेगा, अब प्लीज ध्यान सुनना, वाई जब जेड को सेल करेगा तो सेल प्राइस 1,50,000, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,70,000, तो वाई के हाथ में सेल प्राइस क्या बनेगा? अब मुझे बताओ, ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है और ये सेल प्राइस है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है। तो अगर 105% से ज्यादा है तो इसके हाथ में सेल प्राइस बन जाएगा 1,70,000। अब मेन प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि वाई के हाथ में कॉस्ट क्या बनेगी। अब आप में से ना कई बच्चे बोलेंगे सर कॉस्ट बनेगी 50,000, क्योंकि वाई ने ये बिल्डिंग ली थी 50,000 की, ठीक है ना। और कई बच्चे क्या बोलेंगे, सर कॉस्ट बनेगी 1,20,000।
अब यहाँ पे ध्यान सुनना, अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जब वाई जेड को प्रॉपर्टी सेल करेगा ना, तो कॉस्ट क्या बनेगी वो डिपेंड करता है कि वाई के हाथ में गिफ्ट का लोन लगा है या नहीं लगा। अब मेरा पूरी जितने बच्चे सामने बैठे हैं सबसे मेरा क्वेश्चन बस एक ही है, क्या वाई के हाथ में गिफ्ट का लोन लगा है नहीं लगा? यस लगा है। देखो वाई के हाथ में 70,000 अदर सोर्स की इनकम आ गई। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर वाई के हाथ में गिफ्ट का लोन लग चुका है फिर तो वाई की कॉस्ट बनेगी ये 1,20,000, ये 1,20,000। और अगर वाई के हाथ में ये गिफ्ट का लोन नहीं लगा होता फिर वाई के हाथ में कॉस्ट जो बनती ना वो 50,000 बनती। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेंगे उसके लिए बस ये देख लेना कि उसके हाथ में गिफ्ट का लोन लगा है या नहीं लगा। अब अगर वाई के हाथ में गिफ्ट का लोन नहीं लगा होता, बच्चा कहता है सर कैसे नहीं लगता, मान लो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,20,000 की जगह ना 1,00,000 होती। अब अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,00,000 होती तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता? 50,000। और आप सब जानते हो 50,000 तक गिफ्ट का लोन नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे गिफ्ट का लोन नहीं लगता। और जब वाई फिर आगे जेड को सेल करता फिर कॉस्ट पता है कितनी बनती? कॉस्ट फिर 1,00,000 नहीं बनती, कॉस्ट 50,000 बनती। तो सिंपल सी बात है कि वाई के हाथ में कॉस्ट कितनी बनेगी वो डिपेंड करता है कि वाई के हाथ में गिफ्ट का लोन लगा या नहीं लगा। अगर वाई के हाथ में, अब रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा, अगर वाई के हाथ में इतना सा याद कर लो, अगर वाई के हाथ में गिफ्ट का लोन लग गया फिर तो कॉस्ट बना देना, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो कॉस्ट बनेगी। और अगर वाई के हाथ में गिफ्ट का लोन नहीं लगा ना फिर जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही वाई के हाथ में कॉस्ट बनेगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन और है, वाई ने देखो जेड को सेल किया तो वाई के हाथ में सेल प्राइस बन गया 1,70,000 क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी 170 है। अब कॉस्ट में कितनी बनाऊंगा? कॉस्ट में बनाऊंगा 1,20,000 क्योंकि वाई के हाथ में अदर सोर्स का लोन लग चुका था, तो इट मीन कैपिटल गेन आ गया वाई के हाथ में। अब सोच समझ के बोलना, जब वाई ने जेड को प्रॉपर्टी बेची है, अब जेड के हाथ में आ जाओ, सेल प्राइस 1,50,000 है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,70,000 है, इन दोनों का डिफरेंस कितने हैं? 20,000। आपने बोल दो इन दोनों का डिफरेंस अगर 20,000 है तो क्या जेड के हाथ में गिफ्ट का लोन लगेगा? अदर सोर्स की इनकम आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी क्योंकि डिफरेंस 50,000 से कम है। अच्छा, अब अगर जेड आगे इस बिल्डिंग को बेचेगा ना तो अपने आप बोल देना अब जेड की कॉस्ट कितनी बनेगी? 1,70,000 बनेगी या 1,50,000 बनेगी? ये डिपेंड करता है जेड के हाथ में गिफ्ट का लोन लगा है नहीं लगा। आपने आप बोल दो क्या जेड के हाथ में गिफ्ट का लोन लगा है? आंसर इज नो, नहीं लगा। तो इस केस में जेड के हाथ में कॉस्ट जो बनेगी ना वो 1,70,000 नहीं बनेगी, 1,50,000 बनेगी। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कॉस्ट क्या बनेगी वो डिपेंड करता है रिसीवर के हाथ में गिफ्ट का लोन लगा है या नहीं लगा। अगर गिफ्ट के हाथ लोन लग चुका है फिर तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बना दोगे, अगर गिफ्ट का लोन नहीं लगा फिर जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा ना वही उसके हाथ में कॉस्ट बनेगी। हेलो सर। हाँ, एक 1 बाय 1। हाँ जी सर, डाउट है सर, एक कंपोजिट रेंट थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना हाउस प्रॉपर्टी में। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई इकट्ठा रेंट दे रहा था, इकट्ठे रेंट का मतलब क्या होता है? इनसेपरेबल नहीं समझ रहे हैं। मैं वही मैं एक्सप्लेन तो कर दूं, एक मिनट। कॉम्पोजिट का मतलब ये होता है इकट्ठा रेंट, इकट्ठे का मतलब ये होता है कि जिसमें बिल्डिंग का रेंट भी होता है और साथ में फर्निशिंग आइटम का रेंट भी होता है। आप कभी भी मार्केट में अगर कोई घर किराए पर लेने के लिए जाओगे तो फर्निश्ड घर कई बार किराए पर मिलता है। अब उसने बोला जी फर्निश्ड घर का किराया जो है ना वो 40,000 पर मंथ है। आपने बोला मुझे दोनों का अलग अलग बताओ, भाई बिल्डिंग का अलग बताओ, फर्निशिंग आइटम का अलग बताओ। वो कहता नहीं मैं अलग अलग नहीं बता सकता। अब जब वो किराया अलग अलग नहीं बता पा रहा तो इसको हम बोलते हैं इनसेपरेबल रेंट। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि ये जो इनसेपरेबल रेंट है ना, ये सारा का सारा किराया जो होगा या तो वो बिजनेस में टैक्सेबल होगा या वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसको आप सेपरेट कर सकते हो तो फिर तो बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ और फर्निशिंग आइटम वाला अदर सोर्स या पीजीपी के अंदर ले जाओ। ओके सर, ओके। मतलब एक क्वेश्चन लिखेगा ऐसा, कोई सेपरेबल इनसेपरेबल वैसा है तो फिर करने का ना? हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा वो सेपरेबल है या नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, चलो जी। अच्छा, आप ध्यान सुनना, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से अपनी नोटबुक और कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लो। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है, आप सब मुझे आंसर दोगे। पहले टारगेट सुन लो जी अगले सैटरडे का। ठीक है जी, अगले सैटरडे का टारगेट हमारा है पीजीबीपी। अगले सैटरडे का टारगेट हमारा पीजीबीपी है। ठीक है, आपके पास पूरे के पूरे 6-7 दिन पड़े हैं, आराम से पीजीपी की रिवीजन कर लो। ठीक है जी, 19 घंटे की रिवीजन क्लास के अंदर भी पीजीपी है, उसमें से अगर कोई डाउट आ रहा है वहां से देख लो। ठीक है, मतलब अगले सैटरडे सिर्फ मैं क्वेश्चन जो पूछूंगा ना पीजीपी के पूछूंगा। ठीक है जी, तो आपने तब तक पीजीपी रिवाइज कर लेना है।
और कल हमारा डाउट सेशन है संडे को, तो जिन जिन बच्चों के डाउट होंगे किसी भी टॉपिक में कल हम मुलाकात करेंगे 10:30 बजे। ठीक है, चलो जी अब क्वेश्चन लिखो। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1, फेयर रेंटल वैल्यू है 3,80,000, म्युनिसिपल वैल्यू है 4,20,000, स्टैंडर्ड रेंट है 4 लाख, एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट 30,000 पर मंथ, वैकेंसी 2 महीने की वैकेंसी है, 2 महीने की वैकेंसी है जी। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स है 10%, और ब्रैकेट में लिखा है 50% पेड बाय टेनेंट, 50% पेबल बाय ओनर। ठीक है जी, आपको मुझे पता है क्या बताना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मुझे निकाल के बतानी है जी। मुझे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल के बता दो, क्वेश्चन आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना जी सारे। उम्मीद करूंगा सारे बच्चे सही आंसर देंगे, और मैं पहले ही कह रहा हूं इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे गलती करेंगे अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा जी। अभी पता लग जाएगा हाउस प्रॉपर्टी आपने कितना ध्यान से पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन उतार लो पहले। हटा दो जी अगर क्वेश्चन उतार लिया हो, जल्दी जल्दी फटाफट से क्वेश्चन उतार लो पहले। लो जी, आंसर आया है 2,65,300, 2,65,300। बाकी सब बच्चे आंसर देंगे जी। दो 65,300, 2,65,300, कमाल हो गई। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी आप ऐसे आंसर दोगे। दिसंबर में एग्जाम है, ध्यान रखना आपके। अपूर्व का आंसर है 280, बाकी सब बच्चों के आंसर चाहिए जी मुझे। वंदिता 2,65,300, आस्था 280, आकृति 2,65,300। दो आंसर मेरे सामने आ रहे हैं जी, एक तो 280 आ रहा है और एक 2,65,300 आ रहा है। चलो ऐसा करते हैं, किसी भी बच्चे को पूछ लेते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा अपनी पूरी कैटेगरी को, ठीक है ना, क्योंकि 2,65,300 भी कईयों का आंसर है और 280 भी कईयों का आंसर है। तो 2,65,300 कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? सिर्फ हैंड रेस कर दे, सिर्फ हैंड रेस कर दे। 2,65,300 जो एक्सप्लेन करेगा, श्रेया। श्रेया बताओ जी, कैसे निकाला आपने? वो जो FRB है 380 और MB 420 उसका हायर लिया, फिर जो आया निकल के उसका लेस। ठीक है, मतलब इन दोनों का हायर 420 और फिर SR 4 लाख है, तो नहीं रुको तो सही। ओके ओके ओके। आप
मेरे को ये बताओ कि इसमें एक्चुअल रेंट मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है, तो फिर आपने एक्चुअल रेंट जीएवी क्यों नहीं लिया? सर फिर से रिपीट करना। मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें एक्चुअल रेंट जो है ना वो एक्सपेक्टेड रेंट से मेरा कम आ रहा है। एक्चुअल रेंट मेरा 3 लाख आ रहा है। यस सर। और एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना आ रहा है? 4 लाख आ रहा है। यस सर, वो वैकेंसी के कारण नहीं है इसलिए। अच्छा, वैकेंसी के कारण नहीं है, ये कैसे पता लगा? सर 2 मंथ्स का वैकेंसी है तो मैं 10 मंथ्स का लूंगी, 30,000 इंटू 10 ठीक तो है। 3 लाख आया है। तो ये जो एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, तो क्या ये वैकेंसी की वजह से नहीं कम आ रहा मेरा? सर 1 मिनट। अदर रीजन है सर। नालायक, मैंने आपसे पूछा है। हाँ जी श्रेया। यस सर। मेरा ये क्वेश्चन है, एक्चुअल रेंट जो कम आ रहा है तो क्या वो वैकेंसी की वजह से कम नहीं आ रहा? नो सर। कैसे पता लगा आपको? सर क्योंकि मेरा एक्चुअल रेंट जो है वो मेरा 360 है 10 मंथ्स का लिए, तो सॉरी सर 3 लाख 3 लाख, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? और एक्सपेक्टेड रेंट मेरा है 4 लाख। देवजानी, यस सर। आप मुझे बताओ, जो एआर मेरा कम आ रहा है ईआर से, तो फिर मैंने एआर को जीएवी क्यों नहीं बनाया? सर एक्चुअली मैं अगर एयर का जो 30,000 पर मंथ है उसको अगर 12 मंथ करूँ ना, कि 2 मंथ का वैकेंसी है, अगर 2 मंथ का भी मुझे मिलता तो मुझे 3,60,000 ही मिलता, जो कि अभी भी एक्सपेक्टेड रेंट से कम ही हो रहा है। यस, बहुत बढ़िया। यस, तो इसलिए आपने फिर क्या किया? ईआर को जीएवी बना दिया। ठीक है, वेरी गुड जी देवजानी। अच्छा, आप मुझे श्रेया आगे बताओ। हमने नहीं, सॉरी 30% का लेस कर लेता तो 2,60,000। हाँ, अब श्रेया मुझे आप आगे बताओ। जीएवी मेरा आ गया 4 सर लाख। मुझे भी यही बोलना था। अच्छा, ठीक है। चलो, अब मेरा जीएवी 4 लाख आ गया। अब आगे क्या करूं? उसके बाद उसमें से एमबी माइनस के म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स माइनस? 21 म्युनिसिपल टैक्स माइनस क्यों किया? क्योंकि ऑनर ने पेड किया 50%। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा? पेड बाय ओनर लिखा है, पेबल बाय ओनर लिखा है? ओ, पेबल बाय ऑनर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यही सारे गलती करके आओगे। 90% बच्चे जिन्होंने आंसर दिया है उन्होंने पेबल को पेड पढ़ लिया। ठीक है ना? तो इसमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस होंगे ही नहीं। जो जीएवी निकल के आएगी वही आपकी एनएवी निकल के आएगी। माइनस में 30% करोगे तो आंसर जो बनेगा ना वो 2,80,000 आंसर बनेगा। तो जिन जिन बच्चों का 280 है दैट इज करेक्ट आंसर, और जिन बच्चों का 2,65,000 समथिंग था वो सब नालायक बच्चे हैं। सॉरी सर, वो थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। ये एग्जाम में मिस्टेक नहीं चलेगी, ध्यान रखना। यस सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन लिखो। ये शालिनी कह रहा है जी मेरा आंसर 291 200 आया है। नालायक, कैसे 291 200 आया है? इधर देखो आंसर, मैं दोबारा से बता रहा हूं जी। इन दोनों में से हायर 420, इनमें से लेस बना 4 लाख, तो ये मेरा ईआर आ गया। एआर मेरा कितना बनेगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 लाख, तो एआर मेरा कम है, ईआर मेरा ज्यादा है, तो जीएवी मेरा बन जाएगा ईआर। तो मेरा जीएवी बन गया 4 लाख। म्युनिसिपल टैक्स 10% है, माइनस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो टेनेंट वाले हैं, वैसे माइनस नहीं होंगे। यहाँ पे ओनर लिखा है बट ये पेबल है, तो पेबल माइनस नहीं होता, पेड माइनस होता है, तो ये भी माइनस नहीं होंगे। तो इट मीन जो मेरी जीएवी है वही मेरी एनएवी आ गई। माइनस में 30% डिडक्शन माइनस कर दोगे तो 4 लाख का 30 1,20,000, तो आंसर बनेगा 2,80,000। ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, चलो अब मैं फटाफट से। हाँ, शालिनी कह रही है मैंने 4% सेस ऐड कर दिया था। नालायक, सेस टैक्स में ऐड होता है, ऐसे मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। सेस टैक्स में ऐड होता है। ये तो इनकम निकाली थी आपने, इनकम में कभी सेस ऐड नहीं होता। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो जी आज का। क्वेश्चन 2, मिस्टर विनोद। ओ माय गॉड सर, ये तो क्वेश्चन हम पक्का ही सही कर देंगे। विनोद से हमें बहुत प्यार है। मिस्टर विनोद, मिस्टर विनोद को गिफ्ट मिल रहे हैं जी X Y Z P Q R और S।
ये गिफ्ट मिल रहे हैं मिस्टर विनोद को, ठीक है जी। अब यहां पे एक्स जो है मिस्टर विनोद की गर्लफ्रेंड है, ठीक है जी, मिस्टर विनोद की गर्लफ्रेंड एक्स, और जेड मिस्टर विनोद के फादर हैं, ठीक है, और बाकी सब जो हैं वो नॉर्मल पर्सन है, दोस्त होंगे। अब गर्लफ्रेंड ने विनोद को गिफ्ट दिया, बच्चा कह रहा है कहाँ, नहीं सर नहीं, ये गलत बात है सर, नहीं होता ऐसा। लिख लो, चलो नालायक को लिख तो लो। गर्लफ्रेंड ने विनोद को गिफ्ट दिया गोल्ड की वॉच, ओ माय गॉड, जिसकी एफएमवी है 40,000। वाई ने विनोद को गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट दिया जी, फर्नीचर, जिसकी एफएमवी है 30,000। पापा ने विनोद को गोल्ड की रिंग गिफ्ट की, जिसकी एफएमवी 60,000 है। पी ने विनोद को 25,000 रुपए का ड्राफ्ट ये गिफ्ट किया। क्यू ने विनोद को शेयर गिफ्ट किए जी, 10,000 इसकी एफएमवी है। आर ने विनोद को एक घर गिफ्ट किया, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 40,000। एस ने विनोद को, इसने भी एक घर गिफ्ट किया, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 50,000। विनोद के हाथ में ये बता दो अदर सोर्स की इनकम कितनी आएगी जी, विनोद के हाथ में अदर सोर्स की इनकम बता दो फटाफट से। क्वेश्चन आपके सामने है जी। क्वेश्चन हटा दूं जी, जल्दी, मैं 2 मिनट सिर्फ क्वेश्चन यहां पे दिखा रहा हूं, फटाफट से क्वेश्चन लिख लो। चलो जी, हटा रहा हूं जी क्वेश्चन। सर ये ड्राफ्ट जो है वो 25,000 है। यस 25,000 है। लो जी, आकाश का आंसर है 1,05,000, आकृति का आंसर है 1,55,000, समर कह रहा है गुरुजी लव यू थाने। सर ये जो जेड है वो फादर है क्या? जेड फादर है जी। ओके, जल्दी बताओ जी, आंसर सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है अभी तक। आकाश कह रहे हैं 80,000 आंसर आएगा सर। एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा रहा हूं, ये लो, जल्दी क्वेश्चन की फोटो क्लिक कर लो, या तो आंसर अभी तक किसी बच्चे का सही नहीं है, कमाल की बात ही है। और ये दूसरा क्वेश्चन है जो दूसरा भी आप गलत कर रहे हो। आप सोच सकते हो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं आपके। चलो जी, अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं जी। हर्ष का आंसर नील, देवजानी आंसर नील, ये नील कैसे निकाल दिया। निष्ठा ने भी नील निकाला है जी। पिंकी 1,45,500, शालिनी का भी नील, मिथिलेश का भी नील, ओ माय गॉड।
चलो वन बाय वन पूछते नहीं आंसर कैसे आया है। सबसे पहले 1 मिनट रुको, वंदिता, वंदिता यस सर। 1,10,000 आंसर कैसे आया आपका? सर पहले तो एक्स वाला एक्स जो जीएफ था, मतलब जीएफ थी, उसने 40,000 की गोल्ड वॉच गिफ्ट की थी वो, ठीक है। और इसके बाद जेड ने जो गोल्ड रिंग गिफ्ट की थी वो, तो उसकी फादर FMV 60,000 है वो। फादर का टैक्सेबल कर दिया आपने? फादर वाला नहीं, फादर वाला नहीं होगा टैक्सेबल, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर कैसे 1,10,000 आया? सर पहले मैंने 40,000 मतलब एग्रीगेट किया है, मतलब मूवेबल एग्रीगेट किया है। एग्रीगेट एक्स वाला, ठीक है, एग्रीगेट किया एक्स वाला, और एक्स वाला, जेड वाला। जेड वाला क्यों किया? वो तो फादर का है ना। जेड सर वाई फादर थे ना। वाई फादर थे या जेड फादर थे? जेड फादर थे, वाई कहाँ से आ गए? अच्छा मैंने वाई फादर लिख दिया था सर। तो नालायक। जेड वाला नहीं होगा सर। जेड वाला नहीं होगा, फिर पी वाला होगा, क्यू वाला होगा, तो ये एग्रीगेट होंगे सर। पी और क्यू वाला एग्रीगेट कैसे होगा? पी ड्राफ्ट है और क्यू शेयर्स हैं। नहीं, पी नहीं होगा, क्यू होगा, क्यू होगा सर। चलो मतलब 40,000 और देन 30,000, नहीं 40,000 देन 10,000। तो ये तो 50,000 हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया। सर वो फादर वाला कंफ्यूजन हो गया, मैं फिर से करती हूँ सर। ठीक है, चलो मेरे को अब बताओ जी, आकृति। यस सर। ये आपने 155 कैसे निकाला जी? सर सबसे पहले मैंने एक्स का 40,000 कैलकुलेट किया, ठीक है। फर्नीचर 30,000, किसका? गोल्ड फर्नीचर 30,000। फर्नीचर क्यों किया? फर्नीचर तो प्रॉपर्टी में कवर नहीं होता। सर मूवेबल प्रॉपर्टी। नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी तो है, बट गिफ्ट का लो तो तब लगेगा ना जब वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होगा। अच्छा, इसलिए मैंने इसका आंसर मैं बता रहा हूं जी, इसका आंसर है नील। जिन जिन बच्चों का भी नील आंसर है, दैट इज करेक्ट आंसर। अब वो नील निकला कैसे वो देख लो फटाफट से। अब यहाँ पे चेक करो, ये गर्लफ्रेंड है, गोल्ड की वो है 40,000, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर हो गया क्योंकि गर्लफ्रेंड रेटी में कवर नहीं होती। फर्नीचर प्रॉपर्टी में कवर नहीं है, इट मीन नॉन टैक्सेबल। ये फादर हैं, ये वैसे ही नॉन टैक्सेबल। ड्राफ्ट 25,000 रुपए का है, 50,000 से कम है, ये नॉन टैक्सेबल। शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, तो ये 10,000 और ये 40,000। एग्रीगेट कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 से अगर ऊपर होगा तब टैक्सेबल होगा, 50,000 या उससे कम वाले टैक्सेबल नहीं होंगे, तो ये भी नॉन टैक्सेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी है 40,000 पे है, ये 50,000 है। आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, इन दोनों को एग्रीगेट नहीं करते। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम सिंगल सिंगल चेक करते हैं। तो ये 50,000 से कम है, ये भी नॉन टैक्सेबल। ये भी 50,000 उससे कम है, ये भी नॉन टैक्सेबल। तो आंसर आएगा नील। इसका आंसर बनेगा जी नील। सर एक बार बता दो ना, प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर्ड होते हैं? प्रॉपर्टी में डेफिनेशन में आपने क्लास में पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी में ज्वेलरी आती है, ड्राइंग्स आते हैं, पेंटिंग्स आती हैं, स्कल्पचर्स आते हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग आती हैं और बुलियंस आते हैं। बस यही प्रॉपर्टी में आता है, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी में नहीं आता। सर मतलब एग्जॉस्टिव लिस्ट है? हाँ जी, एग्जॉस्टिव लिस्ट है ना उसका? हाँ, एग्जॉस्टिव लिस्ट है बिल्कुल। सर ये गोल्ड रिंग का थोड़ा बता दीजिए ना, वो एक्स ने दिया ना गर्लफ्रेंड ने, उसका गोल्ड रिंग देखो 40,000 गर्लफ्रेंड ने दी ना, तो 50,000 से तो कम ही है। अगर मैं एग्रीगेट कर रहा हूँ 40 वो और 10,000 रुपए के शेयर, तो 50 बन रहा है ना। 50 से ऊपर अगर होता तो टैक्सेबल हो जाता, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। एक बच्चे ने बोला सर ड्राफ्ट नहीं लेना है ना मूवेबल प्रॉपर्टी में। नहीं 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 नहीं, ड्राफ्ट तो मनी के अंदर आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। सर आज मेरा बर्थडे है, आप आशीर्वाद दे दो एग्जीक्यूटिव पास हो जाए। ओ माय गॉड, हैप्पी बर्थडे जी, मे गॉड ब्लेस यू। नाम है चार्मी। चार्मी को सब हैप्पी बर्थडे फटाफट से विश कर दो जी। चार्मी बस, ओ माय गॉड, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। चलो बहुत बढ़िया, चार्मी भाई खुश हो। चार्मी सबको पार्टी दे देना, ठीक है। हाँ पार्टी होगी बिल्कुल, अपना स्विगी से ऑर्डर आ जाएगा सबके घर में, ठीक है। चलो करवाते ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिज्जा करवा रहा हूँ आकाश, आपका टेंशन मत लो, मैं पिज्जे वाला बन जाता हूँ। चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब
तो आज का फिर हम सेशन ओवर करते हैं जी। कल मिलेंगे 10:30 बजे डाउट सेशन के अंदर, और नेक्स्ट सैटरडे का टारगेट पीजीबीपी है, उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को हमारा इनकम टैक्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद छोटे मोटे चैप्टर्स आपके बचेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना जीएसटी स्टार्ट कर देंगे अब, ठीक है। तो फिर हम, हाँ जी सर, जीएसटी का समरी बुक आ गया आपका? हाँ, समरी बुक आ गया मेरा हार्ड कॉपी। हाँ सर, मेरे एक दोस्त ने ऑर्डर किया है, वो ये पूछ रहा था कि उसको ट्रैक कैसे करना है सर, मतलब वो ऑर्डर को ट्रैक कैसे करना है। वो जब आपके पास मेल आई होगी उसी में ट्रैकिंग आईडी होगी आई थिंक। हाँ मतलब सर, जब ये जैसे ही शिपिंग होगा तो मेल आएगी, उसमें कोड होगा, उसी से चेक करेंगे ना। उसमें ट्रैकिंग होगा, बिल्कुल। ओके सर, और इनकम टैक्स की बुक, समरी बुक आई है या कर रहे हैं? इनकम टैक्स की भी आ चुकी है हार्ड कॉपी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर। चलो ओके जी, एक मिनट, ये एक बार ऑडियो बंद कर दो। आकांक्षा कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन में अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में 90 डेज में अपील कर सकते हैं जी, ठीक है जी। और कल डाउट सेशन किस टॉपिक का है? कल डाउट सेशन किसी भी टॉपिक का है जिसमें आपको डाउट्स है, उनका डाउट सेशन है कल, ठीक है। चलो, बाकी मुलाकात करेंगे जी कल 10:30 बजे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जी, बाय बाय, बाय सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय, बाय सर। बाय बाय सर